Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक थी उसमें जो बहुत ही चौंकाने वाले जो नतीजे आए वो हम सबको पता है। 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट में कट किया आरबीआई ने। उसके बाद देखिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सीआरआर में 100 बीपीएस की कटौती की गई। उसके बाद देखिए तमाम जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी अपने जो रेट है उसमें कटौती करना शुरू कर दिया है। 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं उन्होंने अपने लेंडिंग रेट्स में कटौती की है। कहा जा रहा है कि जब आरबीआई ने कदम उठाया है उसके बाद से पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है हरकत में आते हुए दिख रहे हैं। अब आपके सरोकार की खबर जो है वो ये है कि किनको फायदा होगा। मान लीजिए जिन्होंने लोन ले रखा है, जो पहले के कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको फायदा होगा, या जिनको नया लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है या होम लोन लेना है, उनको क्या फायदा होगा। इसके अलावा इसमें 2 टर्म्स भी आ रहे हैं इस कहानी में। एक है एमसीएलआर और दूसरा है आरएलएलआर। एमसीएलआर तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट जो है इसका क्या मामला है, इसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस जटिल मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। इनसे पहले ओपनिंग रिमार्क लेते हैं। सर, जिस दिन जो खबर आई उसके बाद तो देखिए मार्केट में भी चौतरफा तेजी देखने को मिली। उसके बाद तमाम सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत अच्छे दिखते हुए नजर आए। कहा गया कि लिक्विडिटी में 2.5 लाख करोड़ का पंप होगा। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये जो सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्टिव में आ रहे हैं, पहले खबर आती थी कि आरबीआई को डांटना पड़ता था, हमेशा कहना पड़ता था कि भाई हम लोगों ने तो रेट कट कर दी, प्लीज़ उसको पास ऑन करिए नीचे कस्टमर्स को। तो ये तो बड़ी मूव है सर ना। बिल्कुल बड़ी खबर है और ताबड़तोड़ जो है वो रेट कट का सिलसिला शुरू हो गया है। और जो लोन लेने वाले हैं उनके लिए एक तरह से बल्ले बल्ले जैसी सिचुएशन हो गई, क्योंकि 3-4 साल बाद अब रेट्स का साइकिल एक बार पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोअर जो एरिया है वहाँ पे अब रेट्स जो है वो पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जितने भी लोन के रेट हैं, नुकसान किनको हो रहा है? नुकसान उनको हो रहा है जो बैंकों में पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं, एफडी लेना चाहते हैं, आरडी शुरू करना चाहते हैं, या और दूसरे इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन जनवरी से फरवरी या मार्च तक नहीं लगा पाए, क्योंकि तब से अब तक हमने 3 रेट कट देखे हैं और पूरा का पूरा 100 बीपीएस की या 1 सेंचुरी जो है आरबीआई ने इन 5 महीने में मार दी है रेट को लेके। अब बात अगर केवल और केवल जो लोन लेने वालों की है उनकी अगर करें तो उनको जो फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे 50 बीपीएस की जो ये कटौती हुई है, अब बैंक एकदम से आप समझिए कि एक्शन मोड में है और तुरंत ग्राहकों के पास मैसेज आ रहे हैं कि अब आपका रेट कट होके इतना हो गया है। अब मेरे पास आंकड़े हैं प्रवीण से, उसके बाद आगे चर्चा में लिए चलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 50 बीपीएस का कट 7 जून से इफेक्टिव हो गया है। अब उनकी जो लेंडिंग रेट है वो 8.15 है। पीएनबी दूसरा बैंक है, उसने भी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब उनका जो इफेक्टिव रेट है वो 8.35 है। ये इफेक्टिव हो जाएगा 9 जून से। बैंक ऑफ इंडिया ने भी 50 बीपीएस की कटौती की है, 8.35% की आसपास अब लेंडिंग रेट है और ये 6 जून से प्रभावी है। चौथा है यूको बैंक, हालांकि उसने आरएलएलआर में 50 बीपीएस की कटौती की है। अब उसका जो लेंडिंग रेट है वो 8.30 के आसपास है, 9 जून से ये भी इफेक्टिव हो गया। इन चारों बैंकों का मैंने जो उदाहरण दिया, किन्होंने चारों बैंकों में से किसी ने आरएलएलआर में कटौती की है तो किसी ने जैसे एमसीएलआर में कटौती की है। जैसे यूको बैंक की मैं बात करूं तो इन्होंने 10 बीपीएस की कटौती की है, किसमें? एमसीएलआर में। सर, ये तो हुई डेटा, जो तमाम जो बैंक्स हैं उन्होंने रेट कटौती की। आप आगे कंटिन्यू करिए। तो ओवरऑल बात यही है कि अब जो फ़ायदा मिलना शुरू हो गया है आम ग्राहक को, और सबसे ज़्यादा जो तेज़ी दिखा रहे हैं इस मामले में रेट कट में, वो दिखा रहे हैं सरकारी सेक्टर के बैंक जी। अब इसमें एक जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही, जैसा आपने बताया कि आरएलएलआर में कटौती की है। मान लीजिए यूको बैंक की ही अगर हम बात करें तो उसने आरएलएलआर में तो की है 50 बीपीएस की, लेकिन एमसीएलआर में 10 बीपीएस की कटौती की और एमसीएलआर अब बैंक का 9% के आसपास आ गया है सर। अब जो ट्रेंड निकल के आ रहा है सामने वो ये निकल के आ रहा है कि अगर आप पुराने बोरोवर हैं, यानी जिन लोगों के होम लोन मान लीजिए अगर हम कहें वो पहले से चल रहे हैं, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, ज़्यादा तेजी से फायदा हो रहा है। जो नए होम लोन लेंगे
उनको शायद उतना फायदा न हो, और इसके ये सर- एक बहुत बड़ी बात इसका है। क्या कारण है सर, ये हम समझना चाहेंगे। लेकिन सर उसके साथ ही ये भी समझना बिल्कुल। चाहेंगे कि एमसीएलआर तो हम समझते हैं, लेकिन सर ये रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट क्या है, ये नया टर्म आ रहा है, इसको समझाइए आसान भाषा में। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट का सीधा मतलब यही है कि जो रेपो रेट जो आरबीआई कट करता है या आरबीआई कभी बढ़ाता है, तो उससे जो लिंक्ड आपका लैंडिंग रेट है, सर रेपो रेट से जुड़े हुए आपके जो कर्ज हैं उनकी दर क्या होगी, उस पे सीधा सीधा इफेक्ट आता है। जब आप आरबीआई कोई रेट कट करता है या रेट में बढ़ोतरी करता है, तो वो उसी अकॉर्डिंगली उसमें बढ़ोतरी या जी। कमी होती है। ये है। दूसरी चीज जो एमसीएलआर है वो है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, यानी आपकी जो लैंडिंग का जो है उसमें की कॉस्टिंग क्या है, वो रेट है। सर तो अब दो इसके बड़े फैक्टर हैं जो समझ में आ रहे हैं। एक तो पहली बात यह है कि जो पुराने फ्लोटिंग रेट पे जो बेस्ड लोन हैं उसमें बैंक सीधा सीधा इसको जो रेपो का जो बदलाव है वो सीधा ट्रांसमिट उनको करना होता है, वो सीधा उन्होंने आरबीआई का ट्रांसमिट कर रहे नॉर्म हैं। भी है सर, नॉर्म है। आरबीआई का नॉर्म भी है कि अगर जिन्होंने फ्लोटिंग रेट्स पर अगर आपने लोन ले रखा है उसको तुरंत जो बेंचमार्क है रेपो रेट का उसके हिसाब से तुरंत रिसेट कीजिए। इस वजह से भी जो प्रवीण सर अभी आपको बता रहे हैं कि जो इफेक्टिव कस्टमर्स उनको तुरंत फायदा हो रहा है, लेकिन नई बोरोवर्स वाला मामला है वो हम आपसे समझना चाहेंगे तो सर। अब उसमें और सीधा फायदा ये मिल रहा है। अब जो नए बोरोवर हैं उनमें बैंकों के पास एक लिवरेज रहेगा या एक कहें गुंजाइश रहेगी। वहां बैंक ये देखेंगे, क्योंकि अब जो आप जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वहां तो आपने पूरा पूरा फायदा दे दिया है। अब बात आ जाएगी मार्जिन की, बैंकों के मार्जिन किस तरह से इंटरेस्ट इनकम पर निकलेंगे। वहां पर बैंक ये देखेंगे कि हमारा मार्जिन हमको किस तरह बचाना है, और उसमें वो जो नए बोरोवर्स हैं उनको शायद उस अनुपात में फायदा न दें और अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रखें। यानी जो उनका कॉस्ट ऑफ लैंडिंग है, यानी जो उनको फंड मिल रहा है उसकी कॉस्ट, और जो वो उधार दे रहे हैं उसके बीच का जो स्प्रेड है वहां वो थोड़ा सा मार्जिन बचाकर खेलना चाहते हैं। सीधी बात यही समझ लीजिए। नहीं सर, मैं इस गैप वाले मामले को और आसान भाषा में आपसे समझना चाहूंगा। जैसे जिस तरह से हम और आप जो बैंक में पैसा रखते हैं वो बैंक का लेंडिंग रेट हो गया, जिस दर पर मान लीजिए हम लोग रखते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 7% के दर पर बैंक में एफडी कराई और बैंक जो है 8 या 9% के आधार पर होम लोन या पर्सनल लोन देते हैं, तो उसी बीच के गैप को हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, वो स्प्रेड हुआ। एक और टर्म में आप समझ लीजिए कि बैंक खुद भी उधार लेते हैं। बैंक जो पैसा आपको उधार दे रहे हैं वो पैसा बैंक भी उधार ले रहा है। बैंक के पास डिपॉजिट्स भी हैं, बैंक के पास अदर सोर्सेज से पैसा उगाही का भी जरिया है, वहां बैंक को ब्याज देना है। उस ब्याज के बीच में और जो बैंक आपको पैसा दे रहा है लोन पे, उसके बीच में एक गैप जो है, यानी आपको अगर 8% पे दे रहा है और बैंक की अगर लैंडिंग की कॉस्ट, अपना जो बैंक की फंड की कॉस्ट है वो अगर 7% है, तो 1% का जो गैप है वो स्प्रेड है। वहां पे बैंक उस मार्जिन को बैंक चाहते हैं कि वो इंटैक्ट बना रहे, वहां बचा रहे, और पुराने जो बोरोवर्स हैं उनको सीधा फायदा मिल जाए। जी। अब प्रवीण सर, अब चूंकि लोन की बात हो रही है तो सर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। कहा जाता है कि दो दर पे लोन मिलती है, एक तो होता है कि फिक्स्ड रेट पर, एक होता है फ्लोटिंग रेट पर। ये वाला मामला क्या होता है और किनको ज़्यादा फायदा होता है सर, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। फिक्स्ड रेट वाले जो लोन थे वो उनकी तादाद अब बहुत कम है। ये लोन होते थे पहले जब लोन रेट एक तरह से कहें कि काफ़ी ऊंचे स्तर पे थे। मैं आपको अगर याद दिलाऊं 2008, 9, 10 के पीरियड में अगर आप जाएंगे तब जो लोन के रेट थे वो बहुत ऊंचे थे। 9%, 10%, 11% के रेट थे। 14, 15, 16% पे पर्सनल लोन हुआ करते थे। 9, 10, 11% का रेट मैं होम लोन का बता रहा हूँ। उसके बाद से जो लोन का रेट का जो साइकिल है वो नीचे आना शुरू हुआ, और फिर हमने ये भी दौर देखा 2021 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, जब 6.5% के लो लेवल तक होम लोन चला गया। तो जिन लोग कोविड के ठीक पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो जिन लोगों ने पुराने दौर में लोन लिए थे होम लोन, उनके लिए बहुत मुश्किलें हुई। तब ज़्यादा चलन इस बात का था कि लोग फिक्स्ड लोन लेते थे। अब फिक्स्ड आपने लोन ले लिया, फिक्स्ड रेट पे लोन ले लिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं कि अब आप उसमें जब भी रेट कट हुआ तो उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला, उनकी ईएमआईज ऊंची रहीं। इसीलिए बाद में फ्लोटिंग रेट का, चूंकि ईएमआईज जो रेट है वो कम होना शुरू हुए, तब लोगों ने फ्लोटिंग रेट को चुनना शुरू किया। अब ज़्यादातर लोग, जितनी मेरी समझ है, लोग फ्लोटिंग रेट का ही लेते हैं, क्योंकि आपको एक विजिबिलिटी है कि लोन जो रेट है, रेट का साइकिल अब
निचले लेवल पर ही रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से प्रवीण सर ने बताया कि पहले जो आप लोन लेते थे उस समय ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं, एक गुड न्यूज़ ये भी है कि जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने अभी तक MCLR पर है, जिनका जो लेंडिंग रेट, उसको अगर आप अभी तक RLLR यानी जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट पर आप नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उसके लिए खबर ये है कि आप कुछ एक नॉमिनल सा एक प्रोसेसिंग फीस होता है सर, उसको अगर आप अदा कर देंगे तो आपका जो लोन है MCLR से शिफ्ट होकर RLLR के आसपास आ जाएगा, उससे कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सर एक जो बड़ी कदम, उस पर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि अगर 1 करोड़ रुपए तक का अगर जो लोन है किसी व्यक्ति का जो RLLR पे लिंक्ड है, तो उन्होंने 37,000 रुपए की बचत की है साल दर साल इस कदम से, RBI के इस कदम से। इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हमने जिस दिन फ्राइडे को जब RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तभी हमने अपने व्यूअर्स को बिल्कुल बजाते कैलकुलेशन करके बताया था कि कितना आपको आपके होम लोन पर फ़ायदा, सालाना आधार पर फ़ायदा मिलने वाला है, मंथली बेसिस पर आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो ये बड़ा फ़ायदा है देखिए, और ऐसे वक्त पे फ़ायदा है जब हम पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, पिछले कुछ दौर में, तो वहाँ पे हमने लगातार लोगों को ऊंची महंगाई से और घटती इनकम से परेशान होते हुए देखा है। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे, चाहे EMI का हो। अगर आप EMI में कटौती का फ़ायदा नहीं उठाते तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसका टेन्योर कम करा लें। दोनों ही केसेस में आपको अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए आपका टेन्योर कम होता है और आप इतनी ही EMI देते रहते हैं, तो एक बड़ा फ़ायदा। अगर आप ऐसे वक्त पर अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है कि आप थोड़ा सा पैसा और जो अतिरिक्त है वो पैसा अगर आप अपनी EMI में डालेंगे तो आप बहुत तेजी से अपने लोन को कम कर सकते हैं। जैसे आसान भाषा में मैं समझाऊं कि मान लीजिए 10 लाख का लोन है और आपने 1 साल के दौरान मान लीजिए उसका EMI देते रहे। मान लीजिए 10 लाख के लोन पर मान लीजिए 15,000 का EMI है सर, तो 15,000 रुपये आप देते गए, लेकिन साल भर में आपको लग रहा है कि 50,000 रुपये बच गया है, तो उस पैसे को आप FD में या बैंक में या SIP में ना डालकर 50,000 रुपये सीधे उस लोन अकाउंट में डाल दीजिए, ताकि आपका जो लोन है वो और जल्दी कम हो जाए। लोन अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंटली कम होगा, क्योंकि जो आप एडिशनल अमाउंट डालते हैं वो सीधा आपके प्रिंसिपल को कम करता है। प्रिंसिपल कम होता है तो आपका ब्याज का पोर्शन कम होता है। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं। और एक जो चीज़ और है जिसको जो मैं बताना चाहता हूँ कि बैंकों के बीच में अब RBI के रेट कट के बाद कड़ा कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है, और सरकारी बैंकों में खास तौर पे। और इसीलिए उनमें एक होड़ दिख रही कि कौन कितने कम रेट पर लोन ऑफर कर सकता है जी। तो जो लोग अब होम लोन लेना चाहते हैं या कार लोन लेना चाहते हैं, वो उनके लिए अब एक अच्छी बात यह है कि अब वो इसका प्लान कर सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट आपको मिल ही रही होगी, सरकार के नया फिस्कल के साथ शुरू हो गए वो जी। तो कुल मिला के कुछ अच्छी खबरें हैं आम कंज्यूमर के लिए। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.